हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। पूरे हफ्ते भर की खबरों का रिवीजन हम लोग करेंगे एमसीक्यू सेशन के साथ में। और जिस तरीके से बच्चे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे हफ्ते भर का। और कुछ नई खबरें आपको देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सेशन को देखना, ठीक है। उन चीज़ों को जो नई बता रही हूँ उनको जो है नोट करके रखना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है केरल में किन दो समुद्र तटों को हाल ही में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, सर्टिफिकेशन है, ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है बच्चे बीचेस को, जो समुद्र तट हैं, अगर वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से, इकोलॉजी की दृष्टि से अगर वो अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, ठीक है, और साफ हैं, तो तब जो है उन बीचेस को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हाल ही में केरला के दो बीचेस हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कौन से बीच हैं? एक आपका कप्पड़ है और एक आपका चाल है, ठीक है। दोनों ही बीच कहाँ पे हैं? केरला में है। देखिए, जो कप्पड़ बीच है ये कोझिकोड में है, जगह का नाम है कोझिकोड। और जो आपका चाल बीच है ये है आपका कन्नूर में, ठीक है। तो कन्नूर और कोझिकोड दोनों ही केरला की जगह हैं और इन दोनों बीचेस को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। बाकी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए याद रखना, ये एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में ये आपका एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा जो बीचेस हैं, समुद्र तट हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन is a globally recognized eco label accorded by the Foundation for Environment Education in Denmark. अगली न्यूज़ है ऑन दैट नोट। शीर्षक से आत्मकथा चित्र किस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में है? ये जो है एक बुक है, बुक का नाम है ऑन दैट नोट। ये किस बहुत फेमस बच्चे आपके क्या है, ये हमारे क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर हैं, जाकिर हुसैन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इलैयाराजा है, या फिर संजय सुब्रमण्यम है। इनमें से किस व्यक्ति से रिलेटेड है ये बुक? तो इस किताब का नाम याद रखेंगे। और यहाँ पे ये किसके बारे में लिखी गई है बच्चे? तो ये एक बहुत फेमस कर्नाटक म्यूजिक में जो है बहुत फेमस सिंगर हैं और इनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम के ऊपर जो है आपकी बुक है ऑन दैट नोट। अगला है, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, नाम है वाक्षीर, ये सौंपी है? किसके लिए? ये बच्चे आपका इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए ये पनडुब्बी बनाई गई है। पनडुब्बी की खासियत क्या है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, ठीक है। और ये किसने बनाई है, कौन से कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ये आपको पूछा है। तो कंपनी है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनके द्वारा इंडियन नेवी के लिए छठवीं स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई गई है। सबमरीन का नाम याद रखना, वक्षीर इसका नाम है। और उसके अलावा एक स्टैटिक का पॉइंट भी याद रखना कि भारत को जो सबसे पहले स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली थी उसका नाम क्या था? तो ये थी आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी ये पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के किस राज्य के गवर्नर ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये यूएसए के स्टेट हैं, ठीक है। ओहियो है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है। और इनमें से एक स्टेट ने ये डिक्लेरेशन की है अपने स्टेट में कि ये जो अक्टूबर का माह है, महीना है, इसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये स्टेट कौन सा है? ये यूएसए का है, ओहियो, ठीक है। यूएसए का ओहियो स्टेट है। ऐसे आप नक्शे में देखेंगे बच्चे तो ये यूएसए को इस तरीके से जो है मानचित्र पर आप लोग देखते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये आपके अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए के अंदर जो स्टेट है। टोटल 50 स्टेट हैं, उनमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका ओहियो स्टेट, ठीक है। तो ये न्यूज़ याद रखना, ओहियो स्टेट। अगला है, किस संगठन ने अत्यधिक ठंडे मौसम की स्थिति के लिए हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डेवलप किया है? और ये खास करके किसके लिए किया गया है बच्चे? हिमालयन रीजन में जो हमारी इंडियन आर्मी है, ये फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ जैसी जो फोर्सेस हैं जो कि हिमालयन रीजन में हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेती हैं, उन लोगों के लिए, जो आर्मी पर्सनल हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए क्या किया गया है? हिम कवच, एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, वो जारी किया गया है। तो कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वाली कंपनी है जिन्होंने ये किया है? ये है आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ।
अगला है कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, इस पूरे इवेंट को जो है शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं CSPOC। ठीक है, तो CSPOC की जो सम्मेलन है वो 2026 में होगा और यही न्यूज़ है कि ये भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत, आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा 2026 में इसे होस्ट किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर क्या है। 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है ये क्या कहती है कि कितना ग्रोथ रेट जो है इंडिया की रहेगी, तो ये बच्चे आपको याद रखना है 6.6%। ठीक है, 6.6% की ग्रोथ रेट रहेगी ये 2025 में। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR के द्वारा किस कुत्ते को आधिकारिक तौर पर स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो कुत्ते की जो वैरायटी है, स्पीसीज है बच्चे, ये बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और वहाँ पे कम्युनिटी रहती है जिसे गद्दी कम्युनिटी कहा जाता है, उसी के नाम पे इस डॉग की स्पीसीज का भी नाम है, ये है आपका गद्दी डॉग। ठीक है, गद्दी डॉग याद रखना, हिमाचल प्रदेश में जो है आपको मिलेगा और इस नस्ल को क्या किया गया है, स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ये है आपका गद्दी डॉग। अगला बच्चे मकर संक्रांति का मतलब क्या है। मकर संक्रांति जो इवेंट है ये एक तरीके का जो है ये एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल फिनोमिना है और उसे जो है हमारे देश में जब सेलिब्रेशन की बारी आती है तो अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जो है ये मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया गया था और अलग अलग नामों से किया गया था। जैसे कि बच्चे आपका पंजाब वाला क्षेत्र है आपका लोहड़ी कहते हैं, गुजरात और राजस्थान वाला उत्तरायण हो जाता है। अगर आप यूपी में देखेंगे तो इसे खिचड़ी भी कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, कहीं पे इसे संक्रांत कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो इसे पोंगल कहा जाता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे असम में और नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ पे माघ बिहू मनाया जाता है। तो मतलब कि हर एक रीजन में मनाया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में मनाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है, इस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करता है या फिर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। क्या होता है बताइए बच्चे। अब ये तो अगर आप ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि क्या होता क्या है एक्चुअल में। इस टाइम पे एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कि सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि जो उत्तरायण है उधर की तरफ जाना, शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है ना, शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे, सूर्य क्या करता है, द सन एंटर्स द जोडिक साइन ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये जो है मकर राशि में प्रवेश करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसे कहेंगे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में। अगला है सोनमर्ग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक ही कथन सही है। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जम्मू कश्मीर में बचे जो टनल है, जो बन रही टनल है, एक बन भी गई है, उनका इनोग्रेशन किया गया था। उनमें से एक है आपकी सोनमर्ग टनल। ठीक है, तो जो सोनमर्ग टनल है इसके बारे में कौन सी वाली बात सही है, इसके बारे में कौन सी वाली बात सही है। एक ही बात सही है जो आपको याद रखनी है। सोनमर्ग सुरंग की मुख्य सुरंग लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये, और ये जो है सड़क सुरंग है। ठीक है, यहाँ से जो सुरंग बनाई गई है, टनल बनाई गई है, यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरेंगी। ठीक है, तो सड़क टनल बनाई गई है ये, और ये है कहाँ पे, कौन से स्टेट में, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। अगला बच्चे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल, ये जो अधिनियम है ये है 2023 का। 2023 में जो अभी सरकार है बच्चे उनके द्वारा इसे कह सकते हैं कि पेश किया गया था, पास किया गया था, सॉरी, ये बिल जो है, अधिनियम जो है ये पास हुआ है ना, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अब जो है इस अधिनियम को पास करने की बात की जा रही है। तो ये जो अधिनियम है इसके तहत चयन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो थोड़ा सा इसे आप ब्रेक करते हैं न्यूज़ को बच्चे। 2023 में ये जो अधिनियम आया था, एक्ट आया था, बेसिकली एक्ट किस बारे में है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि 2024 में चुनाव हुए हैं
और जब भी हमारे देश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे के पूरे चुनाव को कंडक्ट करती है, उसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो चीफ होते हैं, जैसे कि ECI जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, उसके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके नीचे जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए, उसके लिए जो है आपका एक्ट आया था 2023 में। ठीक है, तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के जो है आपका ये अधिनियम आया था 2023 में, और अभी हाल ही में जो है आपकी न्यूज़ आ रही है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसके ये जो एक्ट है, इसके तहत चयन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो एक्ट है ना, ये बात करता है कि किस तरीके से जो है चुना जाना चाहिए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को और बाकी जो आयुक्त हैं उनको। ठीक है, तो इसके लिए जो है बच्चे एक्ट में कहा गया है कि इनको चुनने के लिए कमेटी होगी। ठीक है, और कमेटी में कौन कौन होगा, देखिए ये कमेटी है, 3 लोग जो है इस कमेटी में होंगे। सबसे पहले जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस कमेटी के ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी पोस्ट है या फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको जो है आपका रखा गया है 2nd नंबर पे। फिर 3rd नंबर पे जो है आपके क्या होंगे, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर हुए, एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो चुना गया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको जो है प्रधानमंत्री ने चुन लिया, और एक जो है विपक्ष का नेता है। ठीक है, तो ये 3 लोग जो है डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे और हमारे देश के जो चुनाव आयुक्त है वो कौन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये नियम जब आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा ना, तो तब जो है इसी तरीके से जो है आपकी चीजें होंगी। क्योंकि अभी तक जो आपका सिस्टम चल रहा है जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो भारत के CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस एक्ट में बस यही हुआ है कि CJI को हटा दिया गया है ना, CJI की कोई भी भूमिका यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है 3 ही मेंबर है ना। तो यहाँ पे गलत सत्य कौन सा होगा, चयन समिति में केवल प्रधानमंत्री शामिल है, गलत है। चयन समिति में विपक्ष का कोई सदस्य शामिल नहीं है, ये भी बात गलत है। चयन समिति में प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल है, तो ये भी बात गलत है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है, एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको चुनने के लिए जो एक समिति जो है इस नियम के तहत बनाई जाएगी, उसमें 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक प्रधानमंत्री के अपने जो करीबी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, उसको जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे। ठीक है, 2 हो गए, और एक जो है जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो होंगे। ठीक है, तो 3 लोगों की जो है आपकी कमेटी बनेगी। इससे पहले इस कमेटी में एक और व्यक्ति हुआ करते थे, वो थे CJI, यानी कि जो न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जस्टिस है ना, तो वो जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसीलिए तो बच्चे इसका विरोध किया जा रहा था इतना ज़्यादा। अगला है, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत, इसका नाम है MPV INS उत्कर्ष, ये लॉन्च किया है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, लॉसन एंड टुब्रो, या फिर आपका गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, किसके द्वारा बनाया गया है बताइए। ये आपकी L&T है। ठीक है, L&T यह है आपका INS उत्कर्ष, दूसरा बहुउद्देशीय पोत, एक MPV है और नाम है इसका INS उत्कर्ष, ये बनाया है L&T ने। किस संगठन ने उपग्रह चित्रों का उपयोग करके भूत द्वीप के निर्माण को रिकॉर्ड किया है। भूत द्वीप एक घोस्ट आइलैंड है बच्चे। घोस्ट आइलैंड इसे क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है बच्चे, ये आपका कैस्पियन सी है ये जो है आपका कैस्पियन सागर है। नवंबर 18 को यहाँ पे जो कैस्पियन सागर का ये वाला हिस्सा था, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है विजिबल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है ना, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। उसके बाद में आएंगे तो फरवरी 14 में जो है आपका यहाँ पे क्या दिखता है, इस तरीके से एक आइलैंड दिखता है। ठीक है, ये पूरा जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये जो है आपका एक आइलैंड दिखता है। उसके बाद दिसंबर 25 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये
आइलैंड जो है पूरी तरीके से गायब है, और अभी रिसेंट की जो आप फोटो देखेंगे ना बच्चे, तो वहां पे जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही तेजी से गायब होने वाला ये आइलैंड जो है, ये कब फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे गायब भी हो गया, ठीक है, अभी इसके जो है आपकी अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन फिलहाल इसको इसके इस कह सकते हैं कि गुण के कारण जो इसे नाम दिया गया है, यह आपका घोस्ट आइलैंड। ठीक है, आपको पूछा जाएगा बच्चे कि घोस्ट आइलैंड कौन से वाले सागर में मिला है, तो यह है आपका कैस्पियन सी। और ये जो फोटोज खींची है उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा, इस फोटो को खींचने वाली जो संस्था है उसका नाम आपको बताना है। इसरो है, नासा है, या फिर आपका NOAA है, या फिर आपका ESA है। कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया था, तो ये है बच्चे आपका नासा। ठीक है, नासा ने फोटोज ली थी, नासा के द्वारा ये सैटेलाइट फोटोज ली गई हैं। अगला है 2 नई स्वीकृत बटालियनों के जुड़ने के बाद में CISF की कुल कितनी बटालियन हो गई। CISF की 2 नई बटालियन जुड़ गई हैं, तो अब जो है नई बनने के बाद में टोटल कितनी हो चुकी हैं, 15 हो चुकी हैं, पहले थी 13। अगला है तमिलनाडु में कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कुदानकुलम का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कौन से देश की हेल्प से हम लोग डेवलप किए हैं, क्योंकि अभी जो है इसकी सारी की सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो बच्चे व्यवस्था है ये हमने एक देश के सहयोग से किया है, और ये देश है आपका रसिया। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कंट्री का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि कंपनी कौन सी है जो कि इसे बना रही है। ठीक है, तो रसियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसे बनाया गया है, रसियन कंपनी की हेल्प से इसे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे भारत के PSU हैं, है ना। तो इनमें से बताइए जरा कौन सी कंपनी जिम्मेदार है इसके निर्माण के लिए, कौन सी कंपनी इसे कंडक्ट करती है बच्चे, चलाती है। ये है आपकी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, NPCIL। अगला है दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। अब जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा हर महीने बच्चे इस तरीके के ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन मैं हर महीने नहीं बताती हूँ आपको, है ना। ये तभी पढ़े जाते हैं अक्सर जब जो है किसी भारतीय खिलाड़ी को इस टाइटल के लिए चुना जाता है। तो अभी जो है दिसंबर के महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। भारत के क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। अगला है आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान किसी भारतीय महिला के द्वारा सबसे तेज वनडे शतक किसके द्वारा लगाया गया है। तो आयरलैंड के खिलाफ लगाया है, ये याद रखना। और जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना के द्वारा ये किया गया है। इन्होंने बच्चे जो अपना 100 वो पूरा किया है 70 बॉल्स में। ठीक है, 70 बॉलों में शतक लगाया है, 100 रन बनाए हैं, और ये जो है किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज शतक है। अगला जो है किताब का नाम है भागमती, हैदराबाद की खोई हुई रानी शहर की आत्मा क्यों है। ठीक है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था शायद ये वाला। तो एक डरावनी किताब है भागमती। भागमती जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये राइटर है मोपिया बसु। ठीक है, मोपिया बसु की किताब है भागमती, हैदराबाद की खोई हुई रानी की कहानी। अगला बच्चे भारत अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है जिसने कि 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है मिशन का स्पेडेक्स, मिशन के सफल समापन के साथ में इस तरह के जटिल तकनीकी कारनामे को अंजाम देने में सक्षम देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। बताइए कौन सा नंबर का कंट्री है इंडिया। इससे पहले 3 देश ये कर चुके हैं, तो हम कौन से हुए, चौथे। ठीक है, 3 कंट्रीज जो हैं ये कारनामा कर चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्पेस डॉकिंग बचे 2 सैटेलाइट को, जो फ्री सैटेलाइट हैं आसमान में, उन दोनों को जोड़ करके एक सैटेलाइट बनाया जाता है, वही प्रोसेस जो है आपका डॉकिंग कहलाती है। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है भारत ने सफलतापूर्वक किया है, इसरो ने सफलतापूर्वक किया है। अगला है किस संगठन ने भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम विकसित किया है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी प्रणाली है, जैसे कि स्वाम ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सी कंपनी है, DRDO है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। ये है आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये है बच्चे कंपनी। अगला, हाल ही में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये इनमें से कौन से मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बेसिकली बच्चे आपका क्या है,
ये एक प्लेटफॉर्म है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म अर्जिंग इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंस इन इंडियाज क्लीन एनर्जी सेक्टर, द भारत क्लाइमेट फोरम 2025 इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनवील द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आपका किस चीज़ के लिए है, यह है इनोवेशन के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस इन इंडियाज क्लीन एनर्जी सेक्टर, जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है, यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति जैसे इनोवेशन करना चाहता है, नए स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, जो R&D है अगर कोई करना चाहता है तो उसको लेकर के जो है आपका एक प्लेटफॉर्म है, और ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल, जो कि अभी हमारे क्या है, वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री जी हैं। अगला है, हाल ही में BCCI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, BCCI के नए सचिव कौन बने हैं, देवजीत सेकिया बने हैं। भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मिस्टर OP सिंह को। OP सिंह, भारतीय पुलिस फाउंडेशन, OP सिंह, ठीक है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन। अगला है, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक त्योहार कौन सा है। हट्टी जनजाति कहाँ पर मिलती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, पहले तो ये याद रखेंगे। अब इनके द्वारा एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, इस त्योहार का नाम क्या है, त्योहार का नाम है बोड़ा त्योहार। ठीक है, बोड़ा फेस्टिवल, इसे याद रखना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन सी कम्युनिटी के द्वारा बच्चे सेलिब्रेट किया जाता है, ये है आपका हट्टी जनजाति, हट्टी ट्राइब्स। अगला है, C-DOT ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम में सेंसर ASIC चिप डेवलप करने के लिए किन संस्थानों के साथ में समझौता किया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में जो है आपके IIT भरे हुए हैं। ठीक है, इनमें से 2 IIT का नाम आपको याद रखना है, एक आपका IIT जम्मू है और एक आपका IIT मंडी है बच्चे, जो हिमाचल प्रदेश में है। IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ में कोलेबोरेशन किया है किसने, C-DOT ने। ठीक है, C-DOT ने, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाने वाले हैं, ये बनाने वाला है स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप। ठीक है, ये डेवलप करने वाले हैं। अगला है, IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है, तो 2025 में जो आपका IPL होगा उसमें जो है श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए दिखेंगे आपको पंजाब किंग्स की। अगला है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये एक एशियन कंट्री है, आप लोगों को ऑप्शंस में भी दिख रहा है, कतर है, लेबनान है, पाकिस्तान है, बहरीन है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका लेबनान है। लेबनान के नए PM बने हैं नवाब सलाम। लेबनान को थोड़ा सा नक्शे में देख ले तो अगर आप भारत से पश्चिम दिशा में जाना स्टार्ट करेंगे आप पहुँच जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से थोड़ा सा और जाएंगे तो आप अरब कंट्रीज़ में पहुँच जाएंगे। अरब कंट्रीज़ के बाद में थोड़ा सा और आगे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे सीरिया। ठीक है, और सीरिया का पड़ोसी देश है आपका लेबनान। ठीक है, कई बार इसकी कैपिटल पूछी जाती है तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत। अगर आप देखेंगे ये लेबनान है। ठीक है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये आपका बैरूत है। ठीक है, ये देखिए, तो लेबनान जो है ये सीरिया का पड़ोसी देश है। सीरिया हो गया, इजराइल हो गया। ठीक है, वैसे ही बच्चे आपका ये गोल्डन हाई हो गया। ठीक है, तो वैसे ही एरिया जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहता है, चर्चाओं में रहता है हमेशा, है ना। तो हमेशा इन देशों के बारे में याद रखेंगे, और खास करके तब जब कंट्री जो है आपका एशियन हो। ठीक है, तो ये जो है आपका लेबनान है। लेबनान के नए PM बने हैं नवाब सलाम। अगला बच्चे, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। नाग पूछा जाएगा, नाग क्या है, तो नाग क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन ये जो है बिल्कुल रीसेंट वाला वर्जन है। तो नाग का जो रीसेंट वाला वर्जन है उसका नाम है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ये है आपका DRDO। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है राजस्थान में, मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ, रिसेंटली जो है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, यहाँ पे बच्चे सक्सेसफुली जो है इसका जो प्रक्षेपण था वो कंडक्ट करवाया गया था और वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो नाग मार्क 2 ये आपको नाम याद रखना है, आपको पूछा जाएगा है क्या, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। AFI का मतलब क्या होता है आपका, ये है बच्चे हमारा जो इंडियन एथलीट फेडरेशन है ना, तो यहाँ पे एक
कमीशन बनाया गया है, ठीक है, एथलीट कमीशन बनाया गया है, और इसके हेड के रूप में किसे चुना गया है, तो इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है हेड के रूप में चुना गया है, और बाकी जो मेंबर और चुने गए हैं उसमें भी खिलाड़ी हैं, तो उसमें से एक पुरुष मेंबर को आपको याद रखना है, और मेंबर के रूप में चुना गया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो इनको तो मेंबर के रूप में चुना गया है नीरज चोपड़ा को, इनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में या फिर हेड के रूप में चुना गया है, ठीक है, लेकिन दोनों का ही नाम इंपॉर्टेंट है। अगला है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षीर, अभी स्टार्टिंग में ये आपका पढ़ा था ना, तो ये तीनों ही जो आपके आईएनएस बख्शीर है, आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस सूरत है, ये कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। सारे बच्चे एक ही सीरीज़ के हैं, सारे के सारे एक ही सीरीज़ के हैं, सारी की सारी पनडुब्बियाँ, और स्कॉर्पियन सीरीज़ के पनडुब्बियाँ हैं, ये सभी बनाई हैं इंडियन नेवी के लिए, किसने, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला है हाल ही में खबरों में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एनजीटी को जानते हैं ना, जो समय समय पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती है, नुकसान होता है, तो उस पर जो है बीच बीच में डांट लगाती रहती है स्टेट्स को, है ना। तो अभी हाल ही में बच्चे एनजीटी ने एक नदी है महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इस नदी का नाम है पावना नदी। नदी का नाम है आपका पावना नदी, ठीक है। तो पावना नदी जो है बहुत पॉल्यूटेड यहाँ पे हुई है, और इसलिए जो है राज्य सरकार को कहा गया है एनजीटी की तरफ से कि थोड़ा सा नदी का ख्याल रखिए, थोड़ा सा इसे साफ करने की कोशिश करें, है ना। तो ये जो है आपका इसलिए चर्चाओं में है। तो अगर आप पावना नदी को देखेंगे तो महाराष्ट्र में बच्चे आपका थोड़ा सा इसका लूप बना हुआ है एक, ठीक है। क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एक तो यही पूछा जाएगा कि पावना नदी है किधर, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहाँ से निकलती होगी, महाराष्ट्र में ही बच्चे आपका लोनावला है, वहाँ से निकलती है। बहुत बड़ी नदी नहीं है ना, बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन नदी तो है ना। अब इसके जो आप देखेंगे फ्लो चार्ट देखेंगे तो पावना नदी निकलती है लोनावला से, उसके बाद में जो है आपका मूला नदी है, मूला नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। पुणे सिटी जो पुणे है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाकर के मूला नदी से मिलती है। फिर मूला नदी जो है आपका ये जाती है, एक और नदी आती है आगे, वो है आपकी मूथा नदी, ठीक है। तो मूथा नदी में जो है आपका जाकर के मिलती है, और उसके बाद में दोनों ही नदियां जो है जाकर के मिलती हैं भीमा नदी में। और आपको पता है बच्चे, भीमा नदी जो है दक्षिण भारत में, ये जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो ये जो है अगर आप इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि पावना नदी दक्षिण भारत की कौन सी बड़ी नदी की सहायक नदी है, तो इनडायरेक्टली जो है आपका किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इस पे जो है एक डैम भी बना हुआ है, तो कम से कम इतना पानी है इसमें कि डैम बन सकता है, तो इसमें डैम बना हुआ है। डैम का नाम जो है पावना नगर डैम है, ठीक है। पावना नगर डैम जो है आपका, पावना नगर है इस जगह का नाम, वहाँ पे जो है आपका डैम बना हुआ है। तो इसे याद रखना कि पावना नदी आपकी महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है इनडायरेक्टली, ठीक है। और उसे साफ करने के लिए एनजीटी द्वारा फटकार लगाई गई थी महाराष्ट्र में, इसीलिए जो है आपका चर्चाओं में आई थी, ठीक है। अगला बच्चे, हाल ही में गान नगई फेस्टिवल है, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो गान नगई कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ये हर साल ही मनाया जाता है, ये है आपका मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में जो है आपका गान नगई फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली मिनिस्ट्री है इसके पीछे, तो कौन से वाले मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद है, तो ये जो है ये एक कैंपेन टाइप का इन्होंने चलाया था, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज। अगला है CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, एक सरकारी संस्था, और इसके हेड जो है आपके पुराने हेड थे तरुण दास, इनको भारत के इस देश के साथ में रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और ये देश है आपका सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर का जो है मानद पुरस्कार इन्हें दिया गया है, मानद नागरिक सम्मान दिया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के निर्यात के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली, बिल्कुल ताज़ा जो है, इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है निर्यात के लिए, यानी कि हम बेचेंगे, और ये कंट्री कौन सा है आपका, इंडोनेशिया है। याद रखना बच्चे, ये है आपका इंडोनेशिया। अच्छा, A और D एक ही जैसे हो गए, ठीक है, लेकिन आप आंसर याद रखना, ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है बच्चे।
Indonesia, the deal with Indonesia would be India's biggest defense export agreement and comes amid a surge in interest in the BrahMos. ठीक है, ब्रह्मोस बेचने जा रहे हैं इंडोनेशिया को। क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अब अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या अनुमान लगाया है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यूएन की रिपोर्ट जो आई है वो जो है भारत की जो 2025 की अनुमानित वृद्धि दर है वो कितना बता रही है, 6.6%। तो अब है बच्चे आपका ये क्रिसिल जो है एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ठीक है, दुनिया भर के जो इकोनॉमिक्स उनको रेट करने का काम करती है। तो क्रिसिल ने हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% बताया है 2025 के लिए। अगला है भारतीय सेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चे जो भारत की नॉर्दर्न बाउंड्री है, ठीक है, उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर इंडियन आर्मी ने एक अभ्यास कंडक्ट करवाया है, नाम है अभ्यास डेविल स्ट्राइक, ठीक है, उत्तरी सीमा पर। उत्तरी सीमा समझते हैं ना, ये जो पाकिस्तान के साथ में चाइना के साथ में है, तो उत्तरी सीमा पे जो है आपका ये मतलब इसमें कोई विशेष जगह नहीं, जैसे वेन्यू हम कई बार पढ़ते हैं ना कि अभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो उत्तरी सीमा में जो है अलग अलग जगह पे ये अभ्यास का आयोजन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका मेन मोटिव क्या है, नई तकनीकों को परीक्षण करना, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों का विस्तार करना, मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो इंडियन आर्मी ने क्यों किया है, किस पर्पस से किया है, ये बच्चे आपका युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि अगर कभी युद्ध हुआ भविष्य में चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ में तो हम कितने तैयार हैं। एनहांसिंग कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ठीक है, याद रखना इंडियन आर्मी के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक। अगला है किस राज्य ने परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े स्तर पर जहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये आपका कौन सा वाला स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु है, कौन सा वाला स्टेट है जिसने कि सेलिब्रेट किया है, अभी जो है आपका तेलंगाना में है, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल आप लोग देख रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल, अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल आएगा ना, ये भी याद रखना गुजरात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई फेस्टिवल ये आपका तेलंगाना में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और पतंग फेस्टिवल बच्चे जो सबसे ज़्यादा बड़ा मनाया जाता है ना, सबसे ज़्यादा फेमस भी है, वो है आपका गुजरात वाला। जब मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति, तो उसी का जो है सिग्निफिकेंस है, ये एक जो है सांकेतिक सेलिब्रेशन है ये, ठीक है, मकर संक्रांति का। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 34th स्टेट बन गया है। तो ये है आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। अगला है कौन सा राज्य अपनी 2 बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने पर विचार कर रहा है ताकि दक्षता में सुधार हो और घाटा कम हो। दोनों ही कंपनियां बच्चे लॉस में चल रही हैं, इसलिए यूपी सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि दोनों कंपनियों में जो गवर्नमेंट के शेयर हैं उसे बेच दिया जाए, उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ऊर्जा और सीमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अडानी समूह के लगभग 75,000 करोड़ के निवेश से किस राज्य को लाभ मिलने वाला है। ऊर्जा और सीमेंट, ठीक है, 2 सेक्टर हैं, एनर्जी सेक्टर है, एक आपका सीमेंट सेक्टर है, ठीक है। तो दोनों में जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अडानी ग्रुप, लेकिन कौन सा स्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, ये है आपका छत्तीसगढ़, याद रखना बच्चे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, देवजीत सेकिया नाम है, याद रखना, बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चे जब हमने ये कुदानकुलम वाली न्यूज़ पढ़ी थी तो तब मैं आपको बताया था कि इंडिया का जो एम है ना, क्लीन एनर्जी को अचीव करने के लिए, वो कौन से साल के लिए रखा गया है, 2030-31 के लिए रखा गया है ना। तो 2030 आपको याद रखना है, और कितनी, 500 गीगावाट। अगला है हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किस क्षेत्र में किया गया है। किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये जो आपकी सुरंग है ये है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जेड मोड सुरंग। अगला है महाकुंभ 2025 किस शहर में स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है पहले अमृत स्नान के साथ में, पहले शाही स्नान के साथ में स्टार्ट हो चुका है, ये हुआ है आपका प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज
कुंभ नगरी है इस बार। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो अभी जो है किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डिस्कशन हुआ है बच्चे। ये चर्चा हुई है बांग्लादेश के साथ में। किस विषय पर? ये विषय है अपराध मुक्त सीमा सहयोग। ठीक है, अपराध मुक्त सीमा सहयोग ये दोनों के बीच में है। बेसिकली जब आप दो कंट्रीज़ बच्चे, दो कंट्रीज़ के आप स्टेट को ही ले लीजिए, जब आप दो स्टेट के बीच में बाउंड्री को देखते हैं, मतलब जो राज्यों की सीमा है, तो राज्यों की सीमा पे जो है आपका सिर्फ ये नहीं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है सिर्फ लॉजिस्टिक पहुंच रहा है, सिर्फ लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, कई बार जो है अपराध भी जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। सेम वही चीज़ जो है आपका कंट्री टू कंट्री भी है। ठीक है, म्यांमार के साथ में अभी हमने कुछ महीनों पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि म्यांमार के साथ में जो रास्ता खोला हुआ था उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमने तो वो जो रास्ता खोला था वो इसलिए खोला था कि म्यांमार के लोग जो है एजुकेशन के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको जो है पाने के लिए भारत आ सके। लेकिन वहाँ से सिर्फ जो है ये लोग नहीं आए, वहाँ से जो है नशा आया। इसलिए जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पे युवाओं को नशे की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से मिलने लगी। ठीक है, तो ये जो अपराध है बच्चे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरीके के रिश्तों का सहारा लेता है ना, तो उसको जो है रोकने के लिए इस तरीके के एग्रीमेंट करने होते हैं। तो ये हाल ही में चर्चा हुई थी बांग्लादेश के साथ में, याद रखना। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड डिस्कशन टू स्ट्रेंथन बॉर्डर कॉपरेशन एंड अचीव अ क्राइम फ्री बॉर्डर। ठीक है, और इसको लेकर के बच्चे जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो है आपका एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें आपके दो फोर्सेस है। आपको पता है कि हमारी जो उत्तरी सीमा है वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन हमारे बॉर्डर की सुरक्षा उन्हीं के पास में है ना। उसी तरीके से जो आपका ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगी हुई है उसे कहते हैं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्कशन हम लोग देख रहे हैं, ये जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वहाँ पे जो है दो सिक्योरिटीज़, दो पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करेंगी। एक हमारी बीएसएफ है और दूसरी बांग्लादेश की जो है आपकी बीजीबी है। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, खैर अभी डिस्कशन है। इससे लेटर जो है एग्रीमेंट जब भी होंगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला है, किस शहर में नवविस्तारित प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? न्यूली एक्सपेंडेड हेड पोस्ट ऑफिस एंड पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? ये है आपका मध्य प्रदेश के गुना में, मध्य प्रदेश गुना। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? यह आपका फरवरी 11 से लेकर के 14 तक। ठीक है, 11 से लेकर के 14 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025। राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस देश की जनसंख्या बढ़ने की तुलना में 5 गुना तेजी से बूढ़ी हो रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से बच्चे एक कंट्री है, अब जो यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की जो दर है ना बच्चे, उससे ज़्यादा एक और रेट है, और वो क्या रेट है? लोग बूढ़े बहुत जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, और ये जो है इनका इसी देश का जो राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान संस्थान होगा उनके द्वारा बताया गया है। और ये कंट्री है, एक एशियन कंट्री है, ये है बच्चे आपका ईरान। ठीक है, अगर आप ईरान को देखेंगे, थोड़ा सा धुंधला नक्शा हो गया है, वैसे हम बहुत बार इसे नक्शे में देखते हैं, है ना। तो ये जो है आपका ईरान है। ये देखिए, अफगानिस्तान से थोड़ा सा आप आगे और निकल जाएंगे तो आप ईरान पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये है आपका ईरान। तो ईरान की जो ये अनुसंधान संस्थान है उन्होंने बताया है कि उतनी जल्दी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है जितनी जल्दी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। ठीक है, तो ये है, और कितना 5 गुना तेज़ी से, ये है जो है आपका ईरान है। क्योंकि चूँकि ये एक एशियन कंट्री है तो इसलिए जो है न्यूज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आज की जो खबरें हैं वो यहीं पे समाप्त होती हैं। जो नई नई खबरें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसे ध्यान में रखेंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई थे, जो रिवाइज करवाई है, उसे भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, आरआरबी जेई का जो CBT 2 है, अभी देखिए जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो हम टाइम को एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी, क्योंकि 2025 के जो एग्ज़ाम है आरआरबी जेई के वो भी करवाने हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को ढीला मत छोड़ना कि अभी तो हो जाएगा ना। आप अपना जो टेक्निकल
टेक्निकल है उसकी तैयारी करते रहिए, और साथ में जो आपका करंट अफेयर्स है, जैसे ही आपका जो पुराना करंट अफेयर है उसे जो है रिवाइज करते जाइए, जो नई न्यूज़ है उसे भी आप करते जाइए ताकि बर्डन ना रहे आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा ना, तो एक महीने छोड़ करके उससे पहले के जो महीने हैं वहाँ तक तो जो है करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, है ना। तो इतना जो है अपने थोड़ा सा लाइट लेकर के मत चलना, क्योंकि किसी भी दिन जो है हो सकता है कि कल ही परसों ही जो है आपके सामने एग्जाम डेट आई और उसके रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद में जो है एक महीने बाद आपकी एग्जाम डेट भी आ गई, है ना। तो तब जो है शौक जो लगेगा ना, उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो अभी जो है ढील मत छोड़ना, जिस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है वही जो है पकड़ के चलना, वही जो रिदम आप लोगों ने पकड़ा हुआ है CBT 1 से, उसी रिदम पे जो है चलते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।